हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम 2021 में होने वाले हैं, यानी अगस्त में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं इसके 3 शिफ्ट के अंदर बटे हुए हैं। 1 अगस्त, 8 अगस्त और एक जो नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट होगी उसमें बटे हुए हैं। मैं उसके बारे में आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके पार्ट 1 है ये, और इसके बाद मैं आपसे पार्ट 2 भी, पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। जैसा हो सकेगा उस तरीके से हम आगे लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। फिनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग जो होता है हमारा, वो किस आर्टिकल में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है। क्वेश्चन क्या है, फिनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, 270, 280, 226, 245। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, 280। ठीक है। जो हमारा फिनेंस कमीशन है वो हर 5 साल में दोबारा गठन किया जाता है उसका, वो भी अधिकार किसको है इसका, राष्ट्रपति को। इसके जो मेंबर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन और साथ में 4 अन्य मेंबर्स होते हैं। तो कुल मिला के 6 पूरा स्टाफ होता है, 6 लोगों से मिलकर बनता है ये, ठीक है। और इनके जो फर्स्ट चेयरमैन थे, हमारा जब ये भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो फिनेंस कमीशन बनाया गया था, तो उस दौरान फर्स्ट चेयरमैन थे केसी नियोगी। क्या नाम था, केसी नियोगी, ठीक है। और जो अभी प्रेजेंट में है वो कौन है, एनके सिंह फिनेंस कमीशन के। और ये कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा कि आप जानते हैं बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी या फिर बनाई गई थी, आप ये बता सकते हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और हर्षवर्धन। तो गुप्त वंश के संस्थापक जैसा आप जानते हैं श्री गुप्त हैं, जो कि 240 से 280 ईस्वी में उनका शासनकाल रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कुमार गुप्त के जरिए बनाई गई थी। और गुप्त काल में ही आपने सुना होगा कि विष्णु शर्मा जो थे, उनके जिनके द्वारा पंचतंत्र लिखी गई है, वो विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसको है, बाइबल को। दूसरा स्थान किसको है, पंचतंत्र को। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन विच ईयर। पहला जो जनरल इलेक्शन था यानी आम चुनाव जो हुए थे वो कब हुए थे, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। किस साल में हुए थे, 1921, 1942, 1950 या 1951। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा इसके बारे में। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक, इसके बीच में हमारे इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन हुआ था लोकसभा के, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। यानी आप कह सकते हैं देश आज़ाद होने के बाद ये पहला इलेक्शन था जो सबसे बड़ा था, और आम चुनाव जिसको बोलते हैं व्यापक चुनाव, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था, ठीक है। अच्छा, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। तो ये देखो 2142 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता आंसर, है ना, एलिमिनेट कर दिया हमने। 1950, 1951 में से 1951, मैंने अभी आपको बोला 1951 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको समझते हैं डिटेल में। आप बताइए चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, आप ये पहले बताइए। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, इंडिया तो नहीं होते हैं, इंडिया के तो पीएम होते हैं, इंडिया के तो प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये गलत। अब प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट किसका प्रेसिडेंट, भाई किसी कमीशन का प्रेसिडेंट की बात हो रही है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, या हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट की बात हो रही है, किस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, अभी ये भी क्लियर नहीं है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं बी ऑप्शन को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारा मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ हाउसेस, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा क्या चुन सकते हैं, नहीं भाई, ये भी नहीं चुन सकते, बिल्कुल गलत है ये। नेक्स्ट क्या, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसका तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है यूपीएससी से, तो ये तो एक अलग संस्था हो गई और एक ये अलग संस्था हो गई। यूपीएससी अलग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल ही अलग है, उसका तो कोई लेना देना नहीं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बच रहा है, एक प्रेसिडेंट बच रहा है, ठीक है। क्यों बच रहा है, क्योंकि भाई चीफ मिनिस्टर क्यों करेगा यूपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी क्या है, पूरी इंडिया के लिए काम करती है, ठीक है। जबकि
प्रेसिडेंट भी पूरी इंडिया के लिए काम करता है, और आप बोलेंगे दोनों हाउसेस भी इंडिया के लिए काम करते हैं, पर हाउसेस क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो संसद है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को यूपीएससी से क्या लेना देना? अगर यूपीएससी किसी को चुन रही है तो क्या पार्लियामेंट से पूछ के चुन रही है? नहीं ना। इसका मतलब सारी जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा मैं बताना चाहूँगा, प्रेसिडेंट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करता है, पीएम के सलाह पर जो उनके मंत्रिमंडल होता है यानी कैबिनेट जो होता है उनको भी नियुक्त करता है। जो भी पीएम बताएगा कि भाई मेरे ये मंत्री हैं आप इनको नियुक्त कर सकते हैं, तो उनको भी नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी नियुक्ति देते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैग जिसे बोलते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए हमारे, गवर्नर्स हो गए स्टेट्स के, यूपीएससी के चेयरमैन और उनके मेंबर्स हो गए, ओबीसी कमीशन है, ओबीसी कमीशन के अंदर आपके जो मेंबर्स हो गए या फिनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हो गए, उन सभी की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के जरिए ही होती है। एक क्वेश्चन और, प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं या किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? तो हम बोलेंगे आर्टिकल 52 के अंदर आते हैं, ठीक है, आर्टिकल 52 के अंदर आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आर्टिकल 52 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन? क्या बोला मैंने? ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन के सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यानी इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर निकलता है, ठीक है, उसका सेक्रेशन मतलब वो निकलता है बाहर, तो वो निकलता है ना इंसुलिन या बनता है, उसका कारण क्या है? वो कौन से ग्लैंड के जरिए होता है काम, ये आपको बताना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पैनक्रियास, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्ट, अगर आपने पढ़ा होगा कभी साइंस में जो ग्लैंड्स होते हैं, या कभी 10th क्लास में आपने 7th चैप्टर पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर करेक्ट क्या हो सकता है, पैनक्रियास, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? पैनक्रियास। इट इज़ रिलीज्ड बाय द बीटा सेल इन द लैंगरहैंस, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम। अच्छा, इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो भी हम जान लेते हैं। डिस्कवरी इसकी फ्रेडरिक और चार्ल्स ने करी थी, 1921 में करी थी दोनों ने मिलकर, ठीक है। वैसे जो ये पैनक्रियाज होता है उसका काम होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को कंट्रोल करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, ठीक है, आर्य समाज वॉज फाउंडेड, ये फंड लिखा हुआ है, सॉरी गलती से हो गया, यहाँ पे फाउंडेड कर लेना आप। आर्य समाज फाउंडेड बाय, आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था या बनाया गया था? तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ इसके बारे में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। ये एक टाइप का कम्युनिटी थी। इसी तरीके से हम और भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा देव समाज हो गया, तो देव समाज 1867 में बनाया गया था आचार्य केशव चंद्र सेन के जरिए। ब्रह्मा समाज जो है वो 1828 में बनाया गया था राजा राम मोहन राय के जरिए। रामकृष्ण मिशन 1897 में बनाया गया था स्वामी विवेकानंद के जरिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आर्य समाज का जो आंसर होगा, आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या आंसर है करेक्ट? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते आगे। Who was the first woman president of Congress? कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन कौन थी? फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन कौन थी? ठीक है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता, मैडम कैमम। अगर आपने कांग्रेस के सेशंस के बारे में पढ़ा हो, कांग्रेस के सेशंस के बारे में, तो उनके जो सेशन थे उनमें कुछ ना कुछ हमेशा खास हुआ है, हुआ ही नहीं हुआ। जैसे कभी 72 रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, पहली बार जनगण मन कब गाया गया, पहली बार गांधी जी ने कब भाग लिया, ठीक है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में उसमें दिया गया है, अगर आपने कभी पढ़ा हो कांग्रेस सेशंस के बारे में। उसमें जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात हो रही है वो एनी बेसेंट है, ठीक है, एनी बेसेंट है, और सरोजिनी नायडू भी है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? फर्स्ट वुमेन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वुमेन की बात करूँगा तो एनी बेसेंट आंसर हो जाएगा मेरा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ब्रिटिश से थी
और ये फर्स्ट वुमेन थी हमारे कांग्रेस सेशन के अंदर, जो कि कांग्रेस सेशन 1917 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ये था 33वां। और सरोजिनी नायडू इंडिया से पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, जो कि कानपुर कांग्रेस सेशन में 1925 में जो हुआ था, 41वां अधिवेशन बोल सकते हैं हम, उसमें इन्होंने प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का हाईएस्ट कंडक्टर कौन हो सकता है? तो अगर आपने कभी क्लास टेंथ में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हो, विद्युत चैप्टर, उसके अंदर एक रॉ वैल्यूज़ होती हैं, वो मेटल की वैल्यूज़ बताती हैं कि कौन सा कंडक्टर गुड है, कौन सा बैड है। ठीक है, उसमें एक डिटेल्स दी गई है। अगर आपके कोई भाई बहन पढ़ते हैं तो आप उस चैप्टर को खोल कर ज़रूर देखें, उसमें आपको ये डिटेल मिलेगी। क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है, शायद 12 या 13 चैप्टर मुझे ढंग से याद नहीं है, उसमें रॉ वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखना उस चीज़ के बारे में। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ों से ही निकल के चीज़ें आई हैं। ठीक है, हम जो जीके पढ़ते हैं उस जीके में वो सारी चीज़ें जो नोट्स बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? वो हमारे एनसीईआरटी बुक से ही तो आई हैं। अगर हमने बुक पढ़ी होती है अच्छे से तो हमें चीज़ें आंसर पता होते। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? संसद में दो सत्र जो होते हैं, किसी भी दो सत्र में या दो सेशंस में मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए? तो प्रेसिडेंट के जरिए ये कहा गया है कि कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 6 मंथ होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 6 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? फर्स्ट इंडियन कौन है नोबेल प्राइज? ये तो सबको पता होगा, पक्का पता है मुझे। इसका आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या आंसर है इसका? रविंद्रनाथ टैगोर। अब थोड़ा नोबेल प्राइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो नोबेल नाम किसका था? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जो कि 1901 में उन्होंने इस नोबेल प्राइज़ की स्थापना करी थी, और वह एक स्वीडन साइंटिस्ट थे। ठीक है, अच्छा, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आ चुका है पेपर में इसी साल। 1867 में उन्होंने डायनामाइट की भी खोज करी थी। कब करी थी? 1867 यानी 1867 में उन्होंने एक डायनामाइट की खोज करी थी। ठीक है, तो दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल, एक तो नोबेल प्राइज़ और दूसरा डायनामाइट की खोज के लिए। ठीक है, इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर को 1910 में उनके गीतांजलि नाम के जो उपन्यास उन्होंने लिखा था, उसके लिए उनको यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ जाते हैं हम अपने। हु रिटन द बुक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी और भगत सिंह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर क्या है इसका? महात्मा गांधी। ठीक है, आपको जो नए बुक्स के जो करंट में बुक्स चल रही हैं उनके ऑथर्स आपको पता होने चाहिए, वो ज़रूर पढ़ के जाएं। और एक हिस्टोरियंस जो लीडर रह चुकी हैं, ठीक है, क्रांतिकारी जो लोग रह चुके हैं, उनके ज़रूर पढ़ के जाना, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोड्यूस करती है यूरेनियम, कौन सी कंट्री है? लीडिंग जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या जापान? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कजाकिस्तान। ठीक है, लार्जेस्ट अमाउंट में कौन करती है? काजिकिस्तान। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? कनाडा, इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, पर जो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो काजिकिस्तान में होता है, इसके बाद कनाडा में होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, इंडिया में कहाँ होता है? सवाल ये उठता है। इंडिया से रिलेट करके चलो हर क्वेश्चन को, अगर रिलेट करके चलोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इंडिया से कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, यूरेनियम को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से। ठीक है, और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 92। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देख लेना आप। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो क्या होगा? कनाडा होगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं।
इन विच स्टेट वॉज द पंचायत राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। ठीक है, पंचायती राज जो था, जो गांव गांव में आपने देखा होगा पंचायत चलती है, उस पंचायती राज को सबसे पहले कहाँ लाया गया था हमारे भारत के अंदर? बिहार, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में किसके द्वारा लाया गया था? उस समय जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959, यानी 2 अक्टूबर 1959 को, गांधी जयंती के दिन ही करा था उन्होंने। ठीक है, अच्छा, जो पंचायती राज है वो किस अमेंडमेंट के तहत आता है? 73वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, या कहें कि 73वें संवैधानिक बदलाव कह सकते हैं, संशोधन कह सकते हैं हम। 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत लाया गया था। कब हुआ था ये? 1992 में हुआ था। ठीक है, उसमें ये जो हमारे स्केड्यूल्स ऑफ इंडिया हैं, यानी कि अनुसूची है भारत की, उसमें 11वीं अनुसूची में से ऐड किया गया। दोबारा बताता हूँ मैं आपको, 73वें संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में इसको ऐड किया गया। किसे? पंचायती राज को ऐड किया गया है। ठीक है, किस में ऐड किया गया है? 11वीं अनुसूची में ऐड किया गया है। नेक्स्ट पे बढ़े क्वेश्चन। गोबर गैस कंटेन्स मेनली, गोबर गैस में मेनली क्या होता है? गोबर गैस तो आपने देखा होगा गांव गांव में जो एक कुआं बनाते हैं, कुआं टाइप से होता है, वो 2 कुएं बनाते हैं, एक ऊपर एक नीचे बनाते हैं। नीचे वाला जो कुआं होता है, उस नीचे वाले कुएं के अंदर बहुत सारा गोबर भर देते हैं, काफ़ी महीनों तक भरते हैं। ठीक है, फिर ऊपर वाले कुएं पे ढक्कन लगा के उसे बंद कर देते हैं, खुला भी छोड़ देते हैं। अब उसके अंदर पता है 1-1 महीने, 1.5-1.5 महीने, 6-6 महीने उसमें वो गैस बनती है, तैयार होती है। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है वो गैस काफ़ी सिमिलर होती है किससे? हमारे घर में जो सिलेंडर आते हैं। तो आपने सिलेंडर की अगर आपको गैस पता है तो आप इसकी भी गैस आराम से बता सकते हैं। इसके अंदर जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस होती है, मीथेन के साथ CO2 पाई जाती है। तो 2 गैस होती हैं इसके कंटेन में, 2 मेनली गैस पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती है गोबर गैस में? एक मीथेन और दूसरी कौन सी? CO2। ठीक है, CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी ट्रेसेस गैसेस होती, जैसे आपके नाइट्रोजन हो गए, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। हु पायनियर्ड द खिलाफत मूवमेंट? ठीक है, खिलाफत मूवमेंट यानी खिलाफत आंदोलन किसने लेके आए थे? ये किसने शुरू किया था? आपको पता होना चाहिए। सैयद ब्रदर्स ने, महात्मा गांधी ने, अली ब्रदर्स ने, या फिर मौलाना आज़ाद ने? तो भाई इसका जो आंसर है, उम्मीद करता हूँ आप खुद ही देंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ आपको आंसर इसका। 15 बेगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसके लिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बारे में कुछ डिटेल्स। ठीक है, खिलाफत जो मूवमेंट था उसको इंडिया मुस्लिम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो 1919 से लेके 1924 तक चला। इसमें कौन कौन थे जिन्होंने शुरुआत करी थी? शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजवल खान। ठीक है, तो 4 जने थे इसके अंदर, 3 जने थे सॉरी, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजवल खान। तो अली नाम से आपको दिखाई 2 वर्ड, इसलिए हम इसमें सैयद ब्रदर से तो कोई रेलेवेंट है नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बचा कौन सा? अली ब्रदर्स बचे। ठीक है, तो यही इसका एक आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है? समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? ठीक है, टू स्केल माउंट एवरेस्ट, पहली वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। ठीक है, कौन है वो? बिछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल, मालावात पूर्ण? इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिछेंद्री पाल है। कौन है इसका करेक्ट आंसर? बिछेंद्री पाल है। ठीक है, इंडिया से बिछेंद्री पाल है जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट चढ़ के रिकॉर्ड बनाया था। पर वर्ल्ड में कौन है? तो वर्ल्ड में हम बोलेंगे जापानीज वुमेन, एक जंको टेबी। ठीक है, क्या नाम है उनका? जंको टेबेई। उन्होंने 1975 में बनाया था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अभी 2021 में भी किसी ने बनाया है, वो कौन है? 2021 में भी किसी ने बनाया है, वो कौन है? आपको ये बताना है। तो यह आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ।
मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें, या बोले सबसे ज़्यादा सीट कितनी है, आप ये बताओ कितने लोग उसमें आ सकते हैं अगर मतलब रिप्रेजेंटेटिव बने तो 260, 250, 210 या 150, तो कितने होंगे आपके हिसाब से बताइए? 210, 260 या 250? 150 हटा दिया, आप बताओ आप। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 250। ठीक है, करेक्ट आंसर है 250। अब समझते हैं जरा, लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 552। राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 250। ठीक है, अपर हाउस कौन सा कहलाता है? राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा कहलाता है? लोकसभा कहलाता है। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा के अंदर जो 250 स्ट्रेंथ है, यानी कि 250 लोग आ सकते हैं, उसमें 12 लोग प्रेसिडेंट के जरिए नॉमिनेट किए जा सकते हैं और बचे 238 लोग अलग अलग राज्यों से उनकी जनसंख्या के आधार पर वह चुने जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? ठीक है, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन था प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को रिलेट करता हूँ। ठीक है, अभी क्या चल रहा है प्लानिंग कमीशन की जगह पर? अभी चल रहा है प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये चल रहा है। इसमें अभी चेयरमैन कौन होता है अभी, पहले ये बताओ। अगर ये पता तो आप प्लानिंग कमीशन का भी बता सकते हो। देखो, नीति आयोग में ना चेयरमैन पीएम होता है, तो प्लानिंग कमीशन में भी चेयरमैन उस वक्त पीएम ही थे। तो उस वक्त के पीएम कौन थे फर्स्ट चेयरमैन के हिसाब से? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 1964 तक वो अपने प्रधानमंत्री पद पर रहे, सबसे लंबे पद पे आप कह सकते हो। और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो प्लानिंग कमीशन जो है हमारा, वो 15 मार्च 1950 को हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, यानी कैबिनेट जो था उस समय का, उसने इसकी स्थापना करी थी। और उस वक्त चेयरमैन पीएम हुआ करते थे, यानी आपको मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद जो पीएम रहे होंगे, सब्सिक्वेंट पीएम उनके चेयरमैन बनते चले गए होंगे। उस वक्त के जो वाइस चेयरमैन थे, फर्स्ट वाइस चेयरमैन, वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो ये थे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना नहीं हुई थी। 15 अगस्त 2014 को इसके बारे में लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि हम इसकी स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, और 1 जनवरी 2015 को उन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो अब इसके वाइस चेयरमैन की बात कर लेते हैं। अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है। कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट जो डीडीसी का पेपर हुआ था उसमें भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये वर्ल्ड गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर सबको ही पता होगा, 5 जून को। कब किया जाता है? 5 जून को बनाया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड में कौन सा है? लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक मालावी, ग्रेट बियर लेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर इसका करेक्ट आंसर है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया और थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम माना जाता है लेक सुपीरियर। ठीक है, इंडिया का पूछे तो कौन सा है? वूलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। फ्रेश वाटर लेक जो है वूलर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? सबसे बड़ी रिवर कौन सी है बताओ? रिवर बेसिन कौन सी है इंडिया के अंदर? गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन या गंगा बेसिन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगा बेसिन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? गंगा बेसिन। ठीक है, विच रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक? अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? ठीक है,
तो महानदी निकलती हैं छत्तीसगढ़ से, गोदावरी निकलती है नासिक से, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, और नर्मदा निकलती है विंध्याचल के जो पर्वत हैं वहाँ अमरकंटक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नर्मदा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ आपको। महानदी निकलती है आपकी छत्तीसगढ़ से, गोदावरी निकलती है नासिक से, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, और नर्मदा निकलती है विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ के, वहाँ अमरकंटक से। ठीक है। हु हैज़ बिन कॉल्ड ए नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया इंडिया में? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, या हर्षवर्धन को? किसको कहा गया बताइए? समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया इनको? क्योंकि इनकी जो सेना थी वो काफ़ी विजयी थी, काफ़ी बड़ी थी, और वो काफ़ी उन्होंने मतलब लड़ने में सक्षम थी, इसलिए बहुत पावरफुल सेना थी उनकी, किनकी? समुद्रगुप्त की। इस वजह से उनको कहा गया था। अच्छा, ये कहा किसने था? हमारे जो हिस्टोरियन A.V. स्मिथ थे, A.V. स्मिथ, उन्होंने इसके बारे में कहा था। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो दरबारी कवि हरिसेना से मिलती है, जो उस समय समुद्रगुप्त के ही दरबारी रहा करते थे। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, प्रयाग प्रशस्ति, उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम। कलर ऑफ यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ? यूरिन का कलर क्यों येलो होता है? यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से। पोटेशियम, ये लिखा है एंडोरफोविन, और ये इंसुलिन जो लिखा हुआ, ये सब आंसर नहीं होंगे इसके। ठीक है, इंसुलिन का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पोटेशियम का भी नहीं। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरो का मतलब होता है यूरिन, और क्रोम का मतलब होता है उसका कलर। ठीक है, क्रोम हमेशा कलर के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, क्रोम का मतलब यही होता है। लास्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर द कॉटन? कॉटन के लिए सबसे सूटेड, जो बेस्ट सूटेड सॉइल हो सकती है वो कौन सी है? रेड सॉइल, रैगुर, एलोवियल सॉइल, या लोम? लोम नहीं है। ठीक है, लोम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो आप। यहाँ पे हम और बात करते हैं रेड सॉइल, रैगुर, एलोवियल सॉइल। ठीक है, तो क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? देखो, रेड सॉइल में भी उगाया जाता है, बट जो सबसे बेस्ट मानी जाती है वो रैगुर सॉइल है। ठीक है, रैगुर सॉइल को ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है इसको, और इसी में ही कॉटन को उगाया जाता है, सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसीलिए इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप इसे अपने जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आपके लिए ज़रूर मददगार वीडियो बना सकूं। ठीक है, थैंक यू।